नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत कुछ वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ रिसेंटली और अब उनके ऑनलाइन फॉर्म भी है वो शुरू हो गए हैं। तो आज के इस सेशन में हम इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। ये दो अलग अलग आपकी पदों पर भर्तियां हैं और पदों की बात करें तो इस बार जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में 27 पद हैं और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के अंतर्गत 72 पोस्ट है। यानी कि पिछली भर्ती की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसके लिए क्या योग्यता है और कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे और कौन एग्ज़ाम करवाएगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और पिछली बार इसकी कितनी क्या कट ऑफ रही, वो तमाम जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस भर्ती से संबंध रखती है उनके बारे में इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये जो भर्ती है ये कौन सा डिपार्टमेंट है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। ठीक है, वैसे विज्ञापन इसका 14 नवंबर को जारी हुआ, लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन है वो कल से ही शुरू हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें आपका पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने क्या पद हैं। तो देखिए, आप कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जेएसओ के 27 पद हैं और सारे के सारे नॉन टीएसपी एरिया के हैं। और आपके कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता जेईई जो जेडब्ल्यू के है 72 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक पद है। तो कुल मिलाकर के टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया के लिए है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें दी गई है। और इसका जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको इस पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको भी आप टेलीग्राम के माध्यम से वो डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी की कितने इसमें वो पोस्ट हैं। ठीक बात है। तो जनरल कैटेगरी ये ओपन फॉर ऑल है, यानी कि सभी राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट के लिए आवेदन है वो कर सकेंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अब बात करते हैं इसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की अलग शैक्षणिक योग्यता है और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए है वो अलग है। तो जेएसओ के लिए पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास एमएससी या एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये होनी चाहिए क्या, एमएससी होनी चाहिए आपकी फर्स्ट क्लास के साथ में। इससे पहले आपके क्या की हुई होनी चाहिए, बीएससी या बीएस होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। ठीक बात है। तो आपके पास में अगर बीएससी या बीएस की डिग्री है और उसके बाद में आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ में क्या कर रखी है, एमएससी या एमएस कर रखी है इन्हीं ब्रांच में, तो वो सारे अभ्यर्थी जो है वो इसके लिए योग्य है। ठीक। दूसरी बात है, जेईई के लिए क्या योग्यता है। तो देखिए, इसके लिए आपकी पहली प्राथमिकता तो क्या है कि एमटेक होना चाहिए या आपका एमई होना चाहिए, यानी कि मास्टर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक बात है। इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बीटेक या बीई डिग्री इन, यानी कि आपकी बीटेक होनी चाहिए पहले तो, और बीटेक के बाद में हो एमटेक होनी चाहिए। सामान्यतः बीटेक के बाद ही तो एमटेक करते हैं। ठीक है, तो बीटेक होनी चाहिए, पहली बात तो है ये। तो बीटेक की डिग्री किस में होनी चाहिए, बायोटेक में या केमिकल ये अलग है, बायोटेक अलग है। बायोटेक में है तो भी चलेगी, केमिकल में है तो भी चलेगी, सिविल में है सिविल वालों की भी चलेगी, माइनिंग, एनवायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने क्या कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो आप इसके लिए क्या है, योग्य है। ठीक बात है। और आपने किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से की है तो भी योग्य है, और किसी फॉरेन की क्वालिफिकेशन है आपके इसकी इक्विवेलेंट, तो वो भी आपकी चलेगी। ठीक बात है। तो इसमें दो योग्यता है, एक तो ये है कि आपने किसी भी क्लास के साथ में फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन कोई भी डिवीजन आपका रहा हो, आपके बीटेक है और बीटेक के साथ में आपने एमटेक कर रखी है, तो आप जेईई के लिए है वो एलिजिबल है। दूसरी बात है, अगर आपकी जो बीटेक है या बीई की डिग्री है उसमें आपने फर्स्ट क्लास है वो कर रखा है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% से 60% या इससे अबोव आपके परसेंटेज है ऑल ओवर। ठीक है, तो एग्रीगेट अगर आपके 60% या इससे अबोव है किसमें, बीटेक में। अगर आपने एमटेक नहीं किया है, ये किसके लिए है, जिन्होंने एमटेक नहीं कर रखा है, केवल आपने बीटेक कर रखा है, तो बीटेक में क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए अबोव ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग।
तो वो भी चलेगा। ठीक बात है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें दो मेनली अलग अलग जो योग्यता है वो की है। अगर आपने बीटेक की है इसमें से किसी भी ब्रांच में और वो बीटेक की डिग्री आपकी फर्स्ट डिवीजन के साथ में कंप्लीट है तो आपकी एमटेक की आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने बीटेक कर रखी है और बीटेक फर्स्ट डिवीजन से क्लियर नहीं है, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन के साथ में जिनकी बीटेक क्लियर है, तो उनके साथ में एमटेक की भी है वो डिग्री मान्य रहेगी, यानी कि एमटेक की भी है वो आवश्यकता होगी। किसमें? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आवश्यक है। ठीक बात है। तो एनवायरमेंटल ये किसके लिए है? जिनकी सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन के साथ में बीटेक हो रखी है। फर्स्ट डिवीजन वालों के साथ में किसी भी एमटेक की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। तो ये दो इनमें आप ध्यान में रखिए। बाकी इसमें कहा गया है क्लास और डिवीजन के बारे में भी कहा गया है कि जो मिनिमम 60% मार्क्स है वो एग्रीगेट जो सारे आपके जो योग्यता मांगी गई है वो आपका क्या है 60%, यानी कि फर्स्ट क्लास के रूप में है वो उनको है वो कंसिडर है वो किया जाएगा। जहां ग्रेड पॉइंट सिस्टम इत्यादि है वो दिया गया है तो वो भी इसके इक्विवेलेंट 60% के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो वो आपका फर्स्ट डिवीजन है वो माना जाएगा। और आपकी जो डिग्री है या मार्कशीट जो है, डिग्री में तो नहीं लिखा होता, मार्कशीट के अंत में आप अगर देखेंगे फाइनल ईयर की मार्कशीट तो उसके अंत में आपको जो परसेंटेज है या ग्रेड दिया हुआ है तो कितने परसेंटेज से कितना ग्रेड है वो बनता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा वेरिएशन भी रहता है, तो उसके अंत में दिया हुआ होता है। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कौन सा ग्रेड है वो आपका है बीटेक की डिग्री में। अब बात कर लेते हैं इसके पे लेवल की। तो जेईई के लिए पे लेवल L10 है और जेएसओ के लिए L12 है। ठीक बात है। और यहाँ नोट में आपके फिक्स पारिश्रमिक के बारे में कहा गया है कि प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में आपको 2 साल तक फिक्स वेतनमान है वो दे होगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा इसमें 1 जनवरी 2026 की डेट को लेकर के कैलकुलेशन की जाएगी और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है 18 प्लस होने चाहिए और 40 से अबो आपकी एज है वो नहीं होनी चाहिए। और पिछली बार जो वैकेंसी लास्ट 2023 में है वो आई थी, इसीलिए जो है वो आपका 1 साल में जो है ऊपरी आयु सीमा में है वो आपकी छूट दी गई है कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरियों को जो सामान्य रूप से राजस्थान सेवा नियमों में जो ऊपरी आयु सीमा में छूट होती है अलग अलग कैटेगरियों को, तो वो आपको भी मिलेगी। ठीक है। तो ये 40 प्लस वाले हैं वो बहुत ही कम ही होंगे वैसे भी। आप आगे अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया क्या है आपकी? ऑनलाइन एग्जाम है वो आयोजित होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम और विवरण मंडल की वेबसाइट पर जो RSPCB है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी लिंक इस में आपको मिल जाएगी। ये environment.rajasthan.gov.in/RPCB है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। परीक्षा कब होगी उसकी जो डेट है वो बाद में प्रकाशित करेगी, अभी इन्होंने बताया नहीं है। 26 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 की समयावधि के बीच में, यानी कि अभी ऑनलाइन आवेदन का विंडो ओपन है, आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक बात है। आवेदन की जो प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन की प्रक्रिया SSO पोर्टल के माध्यम से संपन्न नहीं होगी। आपको इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जब डेट का अनाउंसमेंट होगा तो डेट के बारे में भी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। जब आपका इस भर्ती से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होता है, नोटिफिकेशन जो भी आता है वो सारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। हालांकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है वो इसकी अपडेट है वो ले सकेंगे, लेकिन कभी कभार हम उन चीज़ों को देख भी नहीं पाते क्योंकि RPSC कर्मचारी चयन बोर्ड को तो हम हमेशा है वो देखते रहते हैं, लेकिन ये कभी कभार स्किप भी हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी स्वयं की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस वेबसाइट को, इनकी वेबसाइट को हमेशा टाइम टू टाइम देखते रहे, कोई भी अपडेट आए तो आपकी स्किप ना हो, चूक ना जाए आप कहीं। ठीक बात है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा का शुल्क काफ़ी आपका हाई है, 1400 रुपये है आपके सामान्य वर्ग के, क्रिमिनल श्रेणी के, संपन्न वर्ग के लिए, और EWS इत्यादि के नॉन क्रिमिनल के लिए 1200 रुपये, और समस्त जो फिजिकली हैंडीकैप SC ST है उनके लिए भी 1000 रुपये की फीस है वो आपको देना होगा। ठीक है। तो L10 की जो वैकेंसी है अधिकारी लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें आपका इन्होंने पूरी जो कमाई है वो इस ऑनलाइन आवेदन में ही कर रही है। यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की सिलेबस की अगर हम बात करें तो पार्ट A के अंतर्गत आपसे एनवायरमेंटल का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, और
उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी दी हुई है जो आपसे पार्ट ए के रूप में है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में जो पूछी जानी है। पार्ट बी में जेएसओ में आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें भी किसका विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चरल ट्रेडिशन लिटरेचर हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का जो साहित्य है, राजस्थान की विरासत है, इससे संबंधित आपसे वो सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स से संबंधित भी आपसे सवाल होंगे। सवाल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके पार्ट ए में 60 होंगे और पार्ट जो बी है इसमें 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स है वो प्रत्येक प्रश्न के मिलेंगे, यानी कि ये 45 मार्क्स का और ये 90 मार्क्स का होगा। पूरा पेपर आपका 90 मिनट्स का और 225 मार्क्स का है वो रहने वाला है। सॉरी, ये 45 का और ये आपका कितना 180 मार्क्स का है वो रहने वाला है। ठीक है, दूसरी बात है 40% जो पासिंग मार्क्स है वो आपको लाने होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक जो 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट फ्रॉम ईच करेक्ट आंसर, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और दूसरी बात करें, ये आपका जेईई का जो सिलेबस है, तो जेईई में आप देखिए सेम है, आपका एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है वो रहेगा इसमें। ठीक है, और पिछले बार का सिलेबस आई थिंक सेम ही है, पिछली बार भी ऐसा ही था। और पार्ट बी ये आपका इस प्रकार से एग्जाम स्कीम दोनों की एक ही जैसी है। ठीक है, और 75 नंबर का जो है वो पूरा पेपर रहेगा। 3 मार्क्स है वो प्रत्येक आपको है वो प्रत्येक प्रश्न के लिए है वो मिलेगा। ठीक बात है, तो ये आपका इसका सिलेबस। इसमें राजस्थान सामान्य वाला पोर्शन है, उसके लिए आप अगर पिछला जेईएन का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने इस राजस्थान में 2020 का या 23-24 का कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको ओम डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कंटेंट आपको मिल रहा है उससे आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, आगे भी आपके जेईएन की भी वैकेंसी है वो डेफिनेटली आएगी। तो जूनियर इंजीनियर के लिए और इस भर्ती के लिए जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, क्योंकि अगर आपको राजस्थान में ही जॉब करना है तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। और वो आपको ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर बहुत बेहतरीन जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज आपका सारा है वो मिल जाएगा, जिसमें अगर आप जो फाउंडेशन वाला जो बैच है वो ज्वाइन अगर करते हैं तो उसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी इत्यादि कंप्लीट है वो मिल जाएगा। और एक जेईएन का भी बैच है वो हमने शुरू किया हुआ है, तो जेईएन में भी जो हमेशा हम कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं, जैसे राजस्थान का आर्थिक सर्वे है या भूगोल से संबंधित जो भी कोई डाटा है, तो वो टाइम टू टाइम एग्जाम, जैसे अभी 24-25 का जो आर्थिक समीक्षा है, तो ये आर्थिक समीक्षा आपकी फरवरी में नई आर्थिक समीक्षा आएगी। उसके बाद में लगभग ये मई जून तक जो है वो पुरानी आर्थिक समीक्षा से है वो पूछे जाते हैं। तो हम फरवरी मार्च में है वो नई आर्थिक समीक्षा, बाद में मार्च 2026 में है वो अपडेट कर देंगे। ठीक बात है, तो ये आपका एग्जाम उससे पहले ही है वो संभावित है। अभी दिसंबर तक तो इनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 दिसंबर तक। ठीक बात है, उसके बाद में दिसंबर के बाद में आप जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ में आप मान सकते हैं कि आपका एग्जाम है ये करवा लें। ठीक है, तो फरवरी या मार्च में कभी भी आपका एग्जाम है वो करवाया जा सकता है और मई जून में आपको ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। ठीक है, इनका प्रोसेस है वो काफ़ी आपका तेज़ गति से ही रहता है। पिछला भी आप रिजल्ट इत्यादि देखेंगे तो काफ़ी इन्होंने जो है तेज़ गति के साथ में है वो कार्य है वो किया था। ठीक है, तो आप चाहे तो राजस्थान जेईएन वाला जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटी भी मिल जाएगी और 1 साल तक वैलिड रहेगा। बाद में भी अपकमिंग कोई भी भर्ती आती है जैसे सीईटी इत्यादि, तो उनके लिए भी आपका है वो यूजफुल रहेगा। और विशेष बात कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ साइंस में तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है वो होती नहीं होगी। ठीक है, रीजनिंग इत्यादि, मैथ्स इत्यादि आप अच्छी तरीके से वो कर लेंगे। इंग्लिश में भी आपको आई थिंक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपकी, तो वो जब सीईटी इत्यादि की जो वैकेंसी आती है तो उस दौरान आप हिंदी वाला जो एक्स्ट्रा मैटर है वो क्लियर कर लीजिए। राजस्थान सामान्य ज्ञान आपको करना ही है, आपकी जेईएन की भर्ती है तो भी आपको करना पड़ेगा, इसलिए जो है ये मैटर आप ज़रूर कवर कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो सीईटी की भर्ती है उस सीईटी में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, कम से कम सीईटी को क्वालिफाई कर सकें, जिससे कि आगामी जो नई पंचायत इत्यादि का भी काफ़ी सर्जन हुआ है। ठीक है, तो इससे ग्राम विकास अधिकारी की, पटवार की, ऐसी भी आपकी काफ़ी वेरियस राजस्थान में
में भर्तियां आएगी। अगर आपने सीईटी का क्वालिफाई नहीं किया है और आसपास में और भी कोई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी तो फिर आपको पछताना ना पड़े, इसलिए जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान को साथ साथ में आप विशेष करके तैयार करते हुए चले। सीईटी में भी काफ़ी राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल पर आपको PYQs का सॉल्यूशन करवाया जाता है। कुछ मैराथन वीडियोस भी डाले हुए हैं जो JEN के एग्जाम में पूछे गए थे, जूनियर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो वो भी डाले हुए हैं। अब जो लेटेस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए उनका भी हम एनालिसिस है वो कर रहे हैं, तो वो भी आप नियमित रूप से वो देखते रहें ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिले और राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से आप है वो तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इसको लेकर के है वो ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है कि आप फॉर्म भरने के दौरान क्या चीज़ें आपको करना है क्या नहीं करना है, वो आपको यहाँ पर गाइडलाइन है वो दी गई है, तो इनको आप थोड़ा सा फॉर्म भरे उससे पहले ये भली भांति आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद में देखने के बाद में तसल्ली से अच्छी तरीके से आपको वो फॉर्म फिलअप करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत से आपको मौके देते हैं कि फॉर्म में आप 2-3 बार सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये जो संस्था है आपको कोई अवसर है वो नहीं देगी, तो इसलिए जो है वो आपको फॉर्म जो है वो पूरा प्रॉपरली एक बार अच्छी तरीके से देख करके भरना है, किसी ई मित्र इत्यादि के भरोसे आपको नहीं रहना है। ठीक बात है, तो ये इस पूरे विस्तृत विज्ञापन में आपको जो जानकारी है वो दी हुई है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। दूसरी बात है इस भर्ती जो 2023 में आई, इस 23 की भर्ती में इसकी कट ऑफ क्या रही वो देखिए आप। ये 225 का टोटल पेपर हुआ था और 180 का जो है वो पार्ट ए है और पार्ट बी 15 यानी कि 15 तिया 45 यानी कि 45 मार्क्स का पार्ट 3 था। तो इसमें पिछली बार 2023 में जो जेईई की जो भर्ती है वो टोटल कितने लोगों को यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया है, 45 लोगों को सेलेक्ट किया है। ठीक बात है, और टीएसपी में 3 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें आप देख सकेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ है ज़्यादातर नए ही कैंडिडेट है, 1995 लास्ट है। ठीक है, बाकी 99 2000 के जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी ज़्यादा वो सेलेक्ट हुए इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने लोगों की जो टॉपर की है वो कितने मार्क्स आए हैं। जीके में 45 में से 35 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं और 180 में से 157 पार्ट ए में किए हैं, 56-57 ये आपके टॉपर्स के आप देख सकते हैं। और फाइनली जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इसमें आप कैटेगरी का विशेष तौर पर ध्यान में रखें। यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है अभ्यर्थी की मूल वर्ग की कैटेगरी और वर्ग जिसके विरुद्ध चयन हुआ है, यानी कि जो एसटी का कैंडिडेट था वो भी जनरल के विरुद्ध चयन हुआ है, चाहे एसटी का रहे। अगर इन्होंने मार्क्स ज़्यादा लाए हैं तो जनरल की कट ऑफ से अगर अधिक मार्क्स है तो आप वो जनरल में चला जाएगा। ठीक है, तो STEWS और जो आपका BC बैकग्राउंड क्लास है यानी कि आपका OBC वाला है, ये अधिकतर जो है वो जनरल की सीट जितनी थी उन जनरल की सीट पर ये सारे के सारे आ गए हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर जनरल वालों को केवल एक को ही मौका मिला है जनरल की सीट पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी वाले जो कैंडिडेट है अदर बैकग्राउंड क्लास OBC के और EWS ST इत्यादि, तो वो आपके काफ़ी जनरल में गए हैं। बाकी एसटी की कट ऑफ आप यहाँ पर एसटी का जो लास्ट कैंडिडेट है वो आप अगर देखना चाहे तो एसटी वुमेन की आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, ये है। ठीक है, और एससी में भी आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो कट ऑफ का मतलब है ये लास्ट कितने पे है वो आपका अंतिम कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, तो वो आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। तो ये आप एक मोटा मोटी देख सकते हैं कि पिछली बार इन पदों पर कितनी क्या ये आपकी 50 के आसपास में 45 पोस्ट थी और ये इतनी कट ऑफ गई है, तो आपको इस बार 70 प्लस आपकी पोस्ट है, तो आपको इसको एक टारगेट मानते हुए और इससे भी अधिक, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तैयारी की थी और उनका हो सकता है इस बार JN में हो गया हो, AN में हो गया और कुछ अभ्यर्थियों का ना भी हुआ हो, तो उनको पता है कि एनवायरनमेंट में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट बी में क्या पढ़ना है। उन्होंने जो पेपर दिया है ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो वो आपसे थोड़े आगे रहेंगे। आपको उनसे अगर आगे जाना है तो आपको और ज़्यादा अच्छी मेहनत है वो करनी होगी, तो उन बातों को भी है वो ध्यान में रखें। और इस जो कट ऑफ दी है इसमें जो टॉपर ने जितने प्राप्त किए हैं वो अगर आप टारगेट मान करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से वो इसमें सिलेक्शन है वो के नज़दीक है वो पहुंच पाएंगे। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें और जो योग्य है वो फॉर्म अप्लाई करें। कोई भी डाउट हो करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप टेस्ट सीरीज और PYQs इसके साथ साथ में स्मार्ट कोर्सेज का भी हिस्सा वो बन सकेंगे। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।